यान को हैप्सी देखता है तो तुरंत ही हंसते हुए कहता है, जानबूझकर क्या छोटे ब्रदर को ये पसंद है। और जॉन के सेटिस्फाइड फेस इंप्रेशन को देखकर वो हंसने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता था कि जॉन को ये चीज काफी पसंद आई है। सत्य अब तक किंग हावरान भी जो यान को पसंद करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा काफी अच्छा है और क्योंकि उनके एंसेस्टर ने भी ऐसा कहा था, तो जियान से हेट करने का उनके पास कोई भी रीजन नहीं था। हालांकि तभी किंग हावरान अचानक हंसना बंद कर देते और थोड़ा सा सीरियस होते हुए वो जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी ये सच में काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसे कल्टीवेट करने के लिए जो सिचुएशंस है वो आपकी सोच से भी ज्यादा कठिन है, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये सुनकर जॉन हैरान रहकर किंग हावरान की तरफ देखता है, जिसके बाद वो कहते हैं, छोटे साथी इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए इसे घोस्टों में डिवाइड किया गया है, और जब आप घोस्ट सोल को अब्सॉर्ब करते हैं और उसे रिफाइन करते हैं तभी इस टेक्निक को अपग्रेड किया जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। साथ ही ये मुश्किल है, क्योंकि एक घोस्ट सोल एक ऐसी चीज है जिसे पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि मैं भी केवल एक ही सोल को निगल पाया हूँ या कि सॉलो कर पाया हूँ। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान भी काफी अफसोस करते हैं। हालांकि तभी वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, खैर आइए अभी इसके बारे में बात नहीं करते, मुझे आप पे भरोसा है कि आप इसे कल्टीवेट कर लेंगे। और इस तरह कहते हुए वो टेबल पे रखी हुई एक रिंग को उठाते हैं और जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी ये भी तुम्हारे लिए है और मुझे लगता है ये तुम्हारी पावर को बढ़ाने में बहुत मददगार होगी, इसीलिए इसे ले लो। दूसरी तरफ ये देखकर जॉन तुरंत ही कहता है, क्या? क्योंकि ऑब्वियसली यार अपना ठरकी पावर को सुधारने में तो हमेशा ही लालची रहता है और हमेशा पावर को बढ़ाने में इंटरेस्ट रखता था। हालांकि तभी हावरान कहता है, जब तुम इसे ओपन करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए इसे खोलने के लिए इशारा करते हैं। तभी जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस रिंग को ओपन करता है और अंदर की चीजों को बाहर निकालता है, तो उसमें टोटल 11 पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैजिकल कोर होते हैं, जिनमें से सभी की साइज लगभग एक ह्यूमन के आधी साइज के बराबर होती है और इनमें से एक तो बिल्कुल एक ह्यूमन साइज के बराबर ही बड़ा होता है। हालांकि इन मैजिकल कोर को निकालने के बाद जॉन इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हॉल में मौजूद सभी लोग उनकी तो आंखें बालकनी के बाहर आ जाती हैं और सांस से फास्ट हो जाती है। वो कहते हैं, अरे बाप रे, 5 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल कोर। साथ ही जॉन ने किंग मुयर द्वारा लिए गए 5 स्टार डाउडी के कोर को भी देखा था और उसे पता था उनकी साइज एक ह्यूमन के आधे के बराबर होती थी, जिसका मतलब था कि ये सभी 11 5 स्टार डाउडी लेवल के या कि उससे ऊपर लेवल के मैजिकल कोर थे। जिसके बाद जॉन किंग हावरान की तरफ देखता है, तो किंग हावरान एक सेटिस्फाइड स्माइल पास कराते हुए जॉन से इन मैजिकल कोर्स को फैमिलियर कराते हुए कहते हैं, छोटे साथी इसमें जो सबसे बड़ा मैजिकल कोर है वो 6 स्टार मैजिकल कोर है, बाकी के जो 10 मैजिकल कोर हैं वो 5 स्टार मैजिकल कोर हैं। साथ ही मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए डी झोंग में तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपके टैलेंट को खत्म कर देगा। बाहरी दुनिया अभी भी काफी बड़ी है और वहाँ की पावर काफी ज्यादा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपकी पावर काफी कम है, इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत को सुधारना होगा। और ये जो मैजिकल कोर है, तो अगर कुछ और नहीं होता है तो इनकी मदद से आपको कम से कम 3 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में तो कैपेबल होना ही चाहिए। ये सुनकर तो जॉन कहता है, क्या 3 स्टार डाउडी? जॉन इतना ज्यादा चौंक जाता है कि लगभग उसका जबड़ा खुला हो रह जाता है। भाई यार, मतलब ये कॉन्टिनेंट जहाँ पावर बनाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर होता था, वहाँ पे 4 स्टार 3 स्टार डाउडी लेवल पर प्रमोट हो जाना, ये जोयान के लिए काफी बड़ी बात थी। जिसके बाद जोयान को समझ में आता है कि डेमोनिक ब्लड से उसे कितने ज्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। हो सकता है कि बिना डेमोनिक ब्लड के वो 2 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर रहता, लेकिन पावर बढ़ाना मुश्किल होता। बट डेमोनिक ब्लड उसकी बॉडी के अंदर आ जाने के कारण वो मैजिकल कोर्स की एनर्जी को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकता था और अपनी पावर को भी बढ़ा सकता था। दूसरी तरफ ये सुनकर न केवल जोयान बल्कि जो कोई भी हैरान रह जाती है। उसे पता था 3 स्टार डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने कई दसियों हजारों सालों तक कल्टीवेट किया था, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से 3 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज पर पहुंचे थे और उन्हें डी झोंग के अंदर नंबर 1 टैलेंटेड मास्टर कहा जाता था। लेकिन जोयान वास्तव में इन मैजिकल कोर्स के ऊपर डिपेंड होकर 3 स्टार डाउडी लेवल पर प्रमोट हो सकता था, जो कि अभी अभी डाउडी कॉन्टिनेंट में आया था। यहाँ तक कि 1 साल भी नहीं हुआ था। इसीलिए वो खुद से ही कहती है, मैंने किस तरीके के आदमी से शादी की है, लेकिन दिल ही दिल में वो काफी ज्यादा खुश भी होती है कि चलो ये बंदा मेरा हस्बैंड है। तभी किंग हावरान कहता है, अरे इतने भी ज्यादा सरप्राइज मत होइए, अगर इन मैजिकल कोर्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको 3 स्टार डाउडी लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब होगा कि आपकी ब्लड पावर काफी कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि ब्लड की पावर पे ही डिपेंड करता है कि आप मैजिकल कोर के अंदर की कितनी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और कितनी स्पीड से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये भी आपके ब्लड एसेंस की पावर पे ही डिपेंड करेगा। साथ ही किंग हावरान को जोयान की सिचुएशन का पता नहीं था कि उसके बॉडी के अंदर का जो ब्लड है वो कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक, लेकिन उसे यही लग रहा था कि हो सकता है कि जोयान का जो ब्लड है वो उनके जितना पावरफुल ना हो जितना उनके डेमन क्लेन का है। आखिरकार जोयान एक ह्यूमन था और ये थर्ड पार्टी ब्लड लाइन तो उसने ले ली थी चोरी चुपके। बस यही सोच रहा होता है बंदे को अभी नहीं पता है कि अगर जोयान की ब्लड लाइन जोयान दिखा देगा डेमोनिक ब्लड लाइन तो उसके एंसेस्टर से पावरफुल थी। इनकी क्या ही, समझ रहे हो ना?
हाँ, समझदार हो तुम लोग। साथियों, उसे पता था कि अगर जोयान का ब्लड उसके क्लेन जितना पावरफुल ना भी हुआ तो भी इतने कोर्स पर रिलाय करते हुए जोयान आराम से 3 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच जाएगा। मतलब अपना टर्की इससे ज्यादा ही जाने वाला है फिर तो, क्योंकि उसका ब्लड पावर तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, जो यान को भी नहीं पता था कि ये डेमन कोर क्या ब्लड डेमन ट्राइब की पूरी संपत्ति है जो उसने मुझे दे दी। जान को पता था कि उनके पास काफी सारे लोग रेड के डेमन कोर होंगे और काफी हाई रैंक के भी, लेकिन 5 स्टार या उससे ऊपर के डेमन कोर ऐसे नहीं थे जो आसानी से हासिल हो। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि ये 5 स्टार डाउडी लेवल के डेमन्स को मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते थे, लेकिन जो 5 स्टार लेवल का मॉन्स्टर होता था उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग पावर और खुद की एक बुद्धि होती थी, दिमाग होता था भाई के पास। ठीक उसी तरीके से जैसे 4 स्टार डाउडी लेवल का मैजिकल बीस्ट कुछ हद तक बुद्धि को हासिल कर लेता था। हालांकि 4 स्टार तक बढ़ना तो आसान था, लेकिन 4 स्टार से 5 स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू करना ये केवल लक पर डिपेंड करता था। और ये तो कहने की ही बात नहीं थी कि 6 स्टार लेवल के मॉन्स्टर को देखना, ये तो पूरी तरीके से एक डिवाइन सरप्राइज था, मतलब भगवान की तरफ से तोहफा। तभी किंग हावरान कहते हैं, ठीक है छोटे साथी, मुझे लगता है तुम्हें इन्हें अब्सॉर्ब करना चाहिए। इनके अंदर की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे डर है कि आप अगर इन्हें अब्सॉर्ब करेंगे तो शायद कुछ हो ना, इसलिए आप इनकी पावर को अब्सॉर्ब करें और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये बंदा निश्चित तौर पर हैरान होने वाला है, हावरान होगा हैरान। साथ ही इस टाइम पे किंग हावरान ने जोयान के लिए सब कुछ पहले से ही रेडी करके रखा हुआ होता है। देख रहे हो कितना अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ जोयान तो ये कैलकुलेट कर रहा होता कि एक 4 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल बीस्ट के मैजिकल कोर को अगर बाजार में बेचा जाए तो 100 सोने के सिक्के उससे मिल सकते हैं, जिसके बाद 5 स्टार लेवल के बीस्ट का बेचा जाए तो 500 सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन 6 स्टार मैजिकल कोर को बेचा जाए तो 50,000 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। और इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस ही इनकी कीमत का डिफरेंस दिखा रहा था। वरना बताओ किंग हैरान काहे को कहता कि जोयान 2 स्टार डाउडी से 3 स्टार डाउडी पर प्रमोट हो सकता है केवल मैजिकल कोर की पावर के साथ, क्योंकि उससे भी यकीन था। हालांकि तभी जोयान कहता है, ब्रदर किंग रुकिए, मुझे कुछ आपसे कहना था। इस टाइम पे जोयान जो क्लीन के बारे में सोच रहा होता है और वो यहाँ मैजिकल कोर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि एक पल की भी देरी जियो क्लेन को खत्म कर सकती थी। ये देखकर किंग हावरान झिझकते हुए जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ब्रदर क्या कुछ और है? तब जोयान किंग हावरान को जियो क्लेन की सिचुएशन के बारे में पूरी डिटेल में बताता है और ये सुनकर किंग हावरान के हाव भाव बदल जाते हैं। साथ ही जोयान ने बोलने से पहले ही उसे टोकन दे दिया था, इसलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर जोयान तुरंत ही मन में सोचता है, क्या आपने मुझे बताने का समय दिया? तभी किंग हावरान जोयान की तरफ देखे बिना तुरंत ही अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, ऑर्डर सुनो, सीधे एक ऑर्डर दिया जाए कि मैंने सभी को बुलाया है। ये सुनकर हॉल में सभी लोग जितने भी बैठे हुए होते हैं सभी खड़े हो जाते हैं। 2nd एल्डर, 3rd एल्डर, 5th एल्डर, 1st, 3rd, 5th और 7th अपनी अपनी टीम को लीड करते हुए आपको तुरंत ही इंपीरियल कैपिटल में जो कबीले में जाना है। और अगर आप अन्य डेमोनिक क्लेन से मिलते हैं तो उन्हें सीधा कहें कि वो जो क्लेन को परेशान न करें और उन्हें छोड़ने के लिए कहें। उनके साथ फाइट न करें, लेकिन इसे कंट्रोल में रखें। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो मैं खुद इसे देखूंगा। ये सुनकर सभी एल्डर्स तुरंत ही सुनते हैं तो अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद किंग हावरान कहता है, बाकी लोग पहले नीचे जाए और फैमिली की रखवाली का अच्छा काम करें, कोई गलती ना करें। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान अपना ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर हर कोई वहाँ से तितर बितर हो जाता है, केवल किंग मूयर वो बिना हिलो डिलोए वहीं बैठी हुई होती है। जिसके बाद किंग हावरान जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या छोटे साथी इतना काफी है? तब जोयान थोड़ा सा सिर हिलाता है और दिल में रिलैक्स फील करता है। तभी वो कहते हैं, अगर तुम अभी भी आराम से नहीं हो तो मुझे बताओ कि और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी जोयान कहता है, नहीं मेरे लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं इन मैजिकल कोर्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत ही मैजिकल कोर के ढेर के सामने पहुंचता है और बारी बारी से ताली बजाते हुए मैजिकल कोर्स को हटा देता है और उन्हें एक अजीब ही सेंटर में पॉइंट करते हुए रख देता है। जिसके बाद वो कहता है, इस फॉर्मेशन के सेंटर में बैठो ताकि आप इन सभी मैजिकल कोर्स की एनर्जी को एक ही बार में अब्सॉर्ब कर सको। इसलिए आपको एक को अब्सॉर्ब करने के बाद दूसरे को रुक कर अब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेशन आपको जल्दी ही सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में मदद कर देगी। ब्रदर मैं आपके सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू की कामना करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो जोयान के कंधे को थपथपाते हुए जोयान को देख रहे होते हैं। अब आएगा मजा। जिसपे जोयान भी सिर हिलाते हुए धीरे धीरे उस फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है और सेंटर पे बैठ जाता है। तभी जोयान को फील होता है कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है मैजिकल कोर की लाइट के कारण लाइट अप हो रहा होता है। जिसके बाद जोयान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन को शांत करता है। जिसके बाद जोयान जैसे ही कल्टीवेट सन सील को बनाता है, उसके हाथों से और उसकी बॉडी से तुरंत ही एक ब्लड मिस्ट निकलती है जो पूरी जोयान की बॉडी को घेर लेती है। और इसके बाद इस ब्लड मिस्ट की पावरफुल एनर्जी के साथ वो आसपास के जितने भी मैजिकल कोर होते हैं उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए जोयान की बॉडी के अंदर डालने लगती है। साथ ही इन सभी मैजिकल कोर के अंदर जरा सी भी इम्प्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आखिरकार ये हाई ग्रेड के मैजिकल कोर थे। लेकिन फिर भी जोयान इस एनर्जी को अपनी बॉडी में डालने से पहले कैओस होली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी हो भी तो उसकी होली फ्लेम देख ले।
जिसके बाद ये एनर्जी जॉन की मेरिडियन से घूमते हुए जॉन की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। साथ ही जोयान की बॉडी के अंदर ये एनर्जी बिल्कुल एक लिक्विड की तरफ फ्लो हो रही होती है और जोयान की सोच से भी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण जोयान का जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ काफी स्ट्रांगली बढ़ रहा होता है। और इस टाइम पे जोयान उस फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरीके से एनर्जी से घिरा हुआ होता है और जोयान के अब्सॉर्बिंग पावर को देखकर किंग हावरान पूरी तरीके से एक सेटिस्फाइड स्माइल दिखाता है और साथ ही वो थोड़ा सा सरप्राइज भी होता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जोयान वास्तव में इतना ज्यादा स्पीड के साथ इन एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर पाएगा, जिससे उसे लग रहा होता कि जोयान की जो ब्लड एनर्जी या की ब्लड लाइन पावर है वो इतनी भी नॉर्मल नहीं है जितना वो सोच रहा था। इसमें कुछ तो मिस्टीरियस है रे बाबा। जोयान की बॉडी के अंदर घूम रही एनर्जी तेजी से बढ़ रही होती है और जोयान का ऑरा भी बढ़ रहा होता है। हालांकि 3 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंचने के लिए जो जरूरी एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन जो मिल रही एनर्जी थी वो भी कम नहीं थी। साथ ही किंग हावरान को उम्मीद थी कि अब्सॉर्बिंग और कल्टीवेशन लगभग आधे महीने तक तो चलना ही चाहिए। जिसके बाद हमें जियोक्लेन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है और जियोक्लेन में दर्जनों फिगर दिखाई देती है। ये सुनकर जियोक्लेन में चीख पुकार मच जाती है, जियोक्लेन में कोई घुस गया, देखो रे बाबा, देखो रे बाबा, कौनो घुस गया है। पूरा जियोक्लेन अनबैलेंस हो जाता है और जो शांत था वो शांति गायब हो जाती है। साथ ही इस टाइम पे जो जियोक्लेन था वो काफी ज्यादा वीरान दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पे बहुत कम लोग थे और ये चिल्लाने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि जो बूटियान होते हैं। साथ ही जियोली और जियोलोंग को जियोक्लेन में नजरबंद कर दिया गया था, मतलब कैद कर दिया गया था और पूरे जियोक्लेन का जो मैनेजमेंट था वो जियो बूटियान के द्वारा किया जा रहा होता है। साथ ही ये बाहर निकलने वाली जो फिगर थी वे किंग हावरान द्वारा भेजे गए लोग होते हैं। तभी उनमें से सेकंड एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आप जियोक्लेन के एल्डर हैं, है ना? तो क्या यहाँ पे सोल डायमंड क्लेन के लोग आए थे? हालांकि जैसे ही जियो बूटियान कुछ बोलने ही वाला होता है तभी जियो बूटियान के पीछे एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे जियो बूटियान के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी बॉडी आगे की तरफ उड़ती हुई जाती है। जिसके बाद एक हाफ एजर मैन आता है और कहता है, ब्लड डायमंड क्लेन। ऐसा लगता है कि यह इंफॉर्मेशन फैल गई। जिसके बाद एक हाफ एजर मैन वहाँ पे अपेयर होता है, जिसने सबसे पहले अपनी टोपी उतारी हुई होती है और इसके बाद एल्डर को देखकर हंसते हुए कहता है। ये सुनकर सेकंड एल्डर तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं, सोल डायमंड क्लेन, क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा है? तुम्हारे पास अगर हिम्मत है और तुम जियोयान को पकड़ने की स्ट्रेंथ रखते हो तो अब जियोयान मेरे ब्लड डायमंड क्लेन का मेहमान है। तुम जा सकते हो और मेरे फैमिली में जाकर उसे लेके आ सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे हाथ लगा सकते हो तो कोशिश कर लो। और ऐसा कहते हुए सेकंड एल्डर हंसने लगते हैं। ये सुनकर ब्लैक कपड़े पहने हुए वो हाफ एजर में थोड़ा सा हैरान रह जाता है और कहता है, ब्लड डायमंड ऑर्डर वो कहाँ है? ये सुनकर सेकंड एल्डर स्माइल करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते और काफी टेंशन फ्री तरीके से हाफ एजर मैन को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन तुरंत ही कहता है, बड़ी बड़ी बातें, तुम मुझे ब्लड डायमंड ऑर्डर दिखाओ, क्या तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते? तो फिर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो और ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसे कौन प्राप्त करेगा, लेकिन अगर ये मुझे मिला तो मैं आपके ब्लड डायमंड क्लेन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस टाइम पे उस हाफ एजर मैन को ब्लड डायमंड क्लेन के सेकंड एल्डर पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं होता। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं, निश्चित तौर पर मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ब्लड डायमंड टोकन डायमंड एम्परर के हाथ में है। और ऐसा कहते हुए सेकंड एल्डर काफी ज्यादा अच्छे मूड में होते और जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखाते। जिसके बाद वो थोड़ा सा रुकते हुए सीरियस होते हुए कहते हैं, डायमंड एम्परर का ऑर्डर है कि डायमंड क्लेन के सभी ब्रांचेस को जियो क्लेन को परेशान करने की इजाजत नहीं है। जियो क्लेन को तुरंत छोड़ देना चाहिए वरना खामियाजा बुरा हो सकता है। ये सुनकर वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुआ हाफ एजर मैन तुरंत ही कहता है, डायमंड एम्परर कौन है? ये सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं, बेशक मेरे पैट्रियार्ट और ब्लड डायमंड टोकन अब हमारे क्लेन में है, इसीलिए मेरे पैट्रियार्ट ही स्वाभाविक तौर पर नए डायमंड एम्परर हैं। यह सुनकर वो हाफ एजर मैन तुरंत ही कहता है, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? साथ ही वो ब्लैक पर्सन अनसेटिस्फाइड होता है। यह सुनकर सेकंड एल्डर तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम ऑर्डर को अनफॉलो करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि ऑर्डर को ना मानने के कारण तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है? और ऐसा कहते हुए सेकंड एल्डर काफी सीरियस होते हैं। आखिरकार ऑर्डर्स को फॉलो न करना और ऑर्डर्स का विरोध करना डैमेज ट्राइब के अंदर ये सबसे बड़ी अपराध थी और ऐसे अपराध की जो सजा थी उसका मतलब था या तो सीधे ही निपटा दो या कल्टीवेशन को खत्म कर दो, और कल्टीवेशन को खत्म कर देने का मतलब था मौत। इस टाइम पे उस हाफ एजर मैन के दिल में तो उथल पुथल मची हुई होती है क्योंकि वो ऑर्डर को अनफॉलो तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसे इस तरीके से डराना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि ब्लड डायमंड ऑर्डर था भी तो नहीं अभी यहाँ पे। इसलिए वो तुरंत ही कहता, मैं नहीं जानता डायमंड एम्परर कौन है। साथ ही हमें कोई भी मैसेज नहीं मिला जिसमें कहा गया हो कि नया डायमंड एम्परर कौन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातें सुनूं तो हमें सबूत दिखाओ। हालांकि अब उसका बिहेवियर उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था जितना स्टार्टिंग में था। तभी ये सुनकर सेकंड एल्डर कहते हैं, ठीक है, डायमंड एम्परर बहुत जल्दी ही यहाँ आएंगे और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस यहीं रुको, जियो क्लेन को परेशान मत करो। अगर आपने जियो क्लेन में किसी को भी परेशान करने की हिम्मत की तो हम आपको खुद पनिशमेंट देंगे और ऐसे ऑर्डर को ब्रेक करने के बराबर माना जाएगा। और ऐसा कहते हुए सेकंड एल्डर सीधी चेतावनी देते हैं। साथ ही इस टाइम पे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हाफ एजर मैन के फेस इंप्रेशन काफी बदसूरत होते हैं। साथ ही वो नाराजगी से कहता है, ठीक है,
मैं यही इंतजार करूंगा। लेकिन आपने वास्तव में अगर मुझसे झूठ कहा होगा और नकली ब्लड डेमन ऑर्डर की बात होगी तो सबसे पहले मैं आप पे अटैक करूंगा। और इतना कहने के बाद सोल डेमन के जितने भी लोग होते वो इधर उधर चले जाते हैं। तभी सोल डेमन क्लैन को यहाँ से जाता हुआ देखकर सेकंड एडर तुरंत ही आर्डर देते हुए कहते हैं, हर कोई जो क्लैन की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग टीमों के साथ जो क्लैन के हर एक हिस्से को घेर लो। जो क्लैन में जो भी कैद है उन्हें रिहा करो। जो भी लोग घायल है उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए। अपनी पूरी ताकत के साथ जो कुछ भी जियो क्लैन में नुकसान पहुंचाया है उस सब की भरपाई करो। और जियो क्लैन को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा और डेमन एम्परर के ऑर्डर्स को अनफॉलो करेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी और बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग तुरंत ही अपने से हिलाते हैं और अगल बगल से गायब होकर पूरे जियो क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियो यान दिखाई देता है जहाँ पे वो अभी भी ब्लड मिस्ट के अंदर पालथी मार के बैठा हुआ होता है। और इस टाइम पे फॉर्मेशन के अंदर रखे हुए जो मैजिकल कोर होते हैं धीरे धीरे वो अपना जो कलर होता है उसे खो रहे होते हैं। और इस टाइम पे 5 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल बीस्ट के जो मैजिकल कोर थे उनकी एनर्जी को जियो यान पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया होता है। साथ ही इनकी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने के बाद जॉन को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उसकी बॉडी में इनफाइनाइट एनर्जी इंटर हो गई हो। जूस्टर फॉर्मेशन के कुछ ही दूरी पर किंग हावरान बिना हिले डोले चुपचाप जॉन को देख रहा होता है जो कई कलर्स की एनर्जी से घिरा हुआ होता है। साथ ही उसने देखा था जॉन ने काफी सारे 5 स्टार मैजिकल कोर की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया होता है और उन्होंने अपनी लाइट खो दी थी। जिससे किंग हावरान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो यान की स्पीड को देखते हुए जो यान 10 दिन से भी कम टाइम के अंदर ही इनकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ किंग मुयर जो कुर्सी के आर्म स्टैंड पर बैठी हुई होती है वो बस अभी भी जो यान को ही देखे जा रही होती है। साथ ही किंग मुयर जो कि वो 2 स्क्रोल और ये रिंग लेकर आई हुई होती है उसने अब तक एक भी वर्ड नहीं कहा था और वो अब तक ये नहीं समझ पाई होती कि अगर एंसेस्टर की मर्जी भी हो तो भी वो कभी भी ब्लड स्प्रेड टेक्निक को बाहर किसी को भी नहीं दे सकते थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो यान को ये दिया था और तो और क्लेन की लगभग पूरी संपत्ति जो यान के लिए लगा दी थी। इसलिए वो अपने दिल में थोड़ा सा नाराज भी होती है कि क्या वास्तव में जो यान उसके ब्रदर के इतने अच्छे ट्रीटमेंट के लायक भी है और इतने बड़े ट्रीटमेंट के उसे कभी भी नहीं लग रहा होता। इस टाइम पे केवल एनर्जी के जॉन की बॉडी के अंदर इंटर होने की आवाज को छोड़कर पूरे कमरे में सन्नाटा होता है। दूसरे जॉन को देखते हुए किंग मुयर ने कुछ भी नहीं कहा था लेकिन जॉन को इतनी स्पीड से 5 स्टार ओरिजिनल कोर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता हुआ देखकर किंग मुयर की आंखें अनटेस्टेड तरीके से जॉन को देख रही होती है और साइन हो रही होती हैं क्योंकि इतनी खतरनाक स्पीड उसे भरोसा नहीं था कि शायद उसका भाई भी ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ जो कोई वो तो काफी ज्यादा डरते हुए तरीके से जॉन को देख रही होती है क्योंकि उसने कभी भी किसी को मैजिकल कोर की एनर्जी को सीधे अब्सॉर्ब करता हुआ नहीं देखा था। इसलिए उसे चिंता थी कि कहीं जो यान को कुछ हो ना जाए। साथ ही जॉन के कंटिन्यू एनर्जी अब्सॉर्ब करने के कारण आसपास की जो एनर्जी होती है उसकी लेयर काफी मोटी हो गई होती है और इसके बाद जो यान की एनर्जी अचानक से एक सीधी लाइन की तरफ बढ़ते एक बम की तरफ ब्लास्ट होती है और पूरे ही कमरे के बाहर फैलने लगती है जिससे जो कोई उसकी तो हार्ट भी 10 गुना ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो लगभग डर कर घबरा सी जाती है। उसे इतना ज्यादा डर लगा था कि कहीं जॉन को कुछ हो ना गया हो। हालांकि तभी जॉन के ऑरे को बढ़ते हुए देखते हुए जॉन की जो एक्टिवेट कैओसोली फ्लेम होती है तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और भी ज्यादा एक्टिवेट हो गई थी। साथ ही इस टाइम पे जॉन की जो कैओसोली फ्लेम थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी मैच्योर दिख रही होती है। साथ ही जॉन की स्किन के अंदर कैओसोली फ्लेम जो कि एक लिक्विड की तरफ बह रही होती है और जॉन की बॉडी के अंदर काफी अलग सी लाइनें बन गई होती हैं। उनके अंदर काफी ज्यादा वाइल्ड एनर्जी घूम रही होती है जो कि इन लाइनों से प्रोड्यूस हो रही होती है। तभी अचानक एक बंदा अंदर आते हुए कहता है, क्लेन लीडर पैट्रियार्ट डी झोउ से एक इंसान लोग वापस आए हैं और ऐसा ऑर्डर देने वाला ओल्ड मैन एक ओल्ड मैन होता है। तभी किंग हावरान आगे बढ़ते हुए उस पर्सन की तरफ देखते हैं जो ने प्रणाम करता है और इसके बाद इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है, क्लेन लीडर सेकंड एल्डर ने मुझे वापस आकर आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा है कि जियो क्लेन की सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ गई है। जियो क्लेन के सभी मेंबर्स को कैद से रिहा कर दिया गया है लेकिन सोल डेमन क्लेन और ईमो जियाओ क्लेन इनके ग्रुप ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि आपके पास ब्लड डेमन ऑर्डर है और वो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। केवल आप ही जब जाएंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे तभी वो वहाँ से जाएंगे। ये सुनकर किंग हावरान अपनी भौहें चढ़ा लेता और तुरंत ही कहता है, मैं समझ गया, आप नीचे जाएं। ये सुनकर हाफे जर्मन तुरंत ही नीचे चला जाता है। हालांकि उसे पता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर मैसेज भेजने के लिए कोई और पर यूज भरोसा किया जा सकता था लेकिन ये केवल तभी हो सकता था जब डिस्टेंस ज्यादा दूर ना हो। अगर डिस्टेंस दूर है तो ये तरीका काम नहीं करता था। शायद यही एक रीजन भी था कि सेकंड एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए किसी को वापस भेजना पड़ा था। साथ ही जॉन की अब्सॉर्बिंग पावर किंग हावरान की उम्मीद से काफी ज्यादा थी, इसलिए उसे लग रहा था कि 10 दिनों के अंदर जॉन अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेगा। इसलिए वो चाहता था कि जॉन के 3 स्टार डाउडी ट्रिबुलेशन को क्रॉस कराने के बाद ही वो जो क्लेन की तरफ रवाना हो। साथ ही सेकंड एल्डर और बाकी कैल्डर्स ने जो क्लेन की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए उसके दिल में अब कोई चिंता नहीं थी। इसलिए वो कुछ देर तक किंग हावरान सोचने के बाद किंग मुयर भी सेम ही बात वो याद करता है कि इंसेस्टर ने कहा था कि जॉन को हर कीमत पे अपने साथ रखो और दोस्त बनाओ। तो वो समझ जाता है कि कुछ तो सही नहीं है, जॉन में कुछ तो मिस्टीरियस है और यही एक रीजन के इंसेस्टर ने ऐसा कहा और शायद एंसेस्टर ने पहले ही जॉन की बॉडी के अंदर ऐसा कुछ खोज लिया था। तभी किंग मुयर कहती, ब्रदर ये जोयान किस तरीके का लड़का है
ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और आखिरकार किंग मूयर जो आर्मी स्टैंड में काफी दिनों से बैठी हुई होती है आखिरकार खड़ी होती है और अब वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए वो जॉन के बारे में थोड़ा सा सोचती है और उसे थोड़ा सा जो यान से जेलस फील कर रही होती है। साथ ही पहली बार उसके दिल में पर्सनली जोएन के लिए वर्शिप की फीलिंग आई थी कि हाँ इसे ग्रेड किया जा सकता है। तभी किंग हावरान दोनों कंधे खड़े करते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो कहता है जॉन की स्पीड को देखते हुए मुझे लगता है उसे कुछ ही दिनों के अंदर 3 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। जिसके कुछ ही टाइम के बाद 10 5 स्टार मैजिकल कोर्स की एनर्जी को जॉन अब्सॉर्ब कर लेता है और इसके बाद स्टार होता है 6 स्टार मैजिकल कोर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना और इसके कारण पूरे ही हॉल में एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है। और कुछ दिन चुपचाप बीत जाते तभी बूम की आवाज के साथ आकाश में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। हॉल में गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं और धीरे धीरे जो यान अपनी आंखें खोलता है तो जॉन की आंखों में गोल्डन लाइट साइन होती है। जिसके बाद जॉन धीरे से खड़ा होता है और हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। जॉन की जो बॉडी थी उसके अंदर की जो पावर थी वो काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रही होती है। जिसके बाद जॉन की बॉडी के चारों तरफ घूम रही ब्लड मिस्ट वो भी जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है और आसपास बनी हुई जो फॉर्मेशन होती है वो भी गायब हो गई थी। खतरनाक है, लेकिन अब ये ट्रेबुलेशन उतने खतरनाक नहीं होंगे, उस ट्रेबुलेशन के कंपैरिजन में तो वीक ही होंगे। और ऐसा कहते हुए जानलाओ काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे होते हैं। जानलाओ की बात को सुनकर जोयान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और आसमान में 4 कलर के गरजते हुए बादलों को देख रहा होता है जिनके अंदर काफी ज्यादा खतरनाक वाइल्ड एनर्जी थी। तभी किंग हावरान कहता है मूयर आप जुआन थंडर ड्रैगन को मारेंगे, मैं जोयान आप येलो थंडर डेमन से फाइट करेंगे और स्काई थंडर डेमन और अर्थ थंडर डेमन उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दें। लिटिल ब्रदर हम केवल आपकी सेकंड लाइटिंग ट्रबुलेशन में मदद करेंगे। और इतना कहने के बाद ही जॉन के चारों तरफ 4 लाइटिंग डेमन अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर बिना कुछ कहे किंग हावरान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक स्टिक जैसा वेपन आ जाता है और यह वेपन स्पिरिट ब्लड स्टिक कहा जाता था जो कि काफी ज्यादा रेयर वेपन था जिसका यूज काफी ज्यादा पावरफुल सोल अटैक करने के लिए किया जाता था। जिसके बाद किंग हावरान की बॉडी अचानक से कांपने लगती है और ब्लड स्टिक से अचानक से एक पावरफुल एनर्जी अपीयर होती है और उनकी स्पिरिचुअल पावर उस ब्लड स्टिक से होते हुए बिल्कुल उतनी ही ज्यादा रियल हो जाती है जितनी की ये स्काई थंडर डेमन था। जिसके बाद किंग हावरान थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं जाओ। जिसके बाद ये पावर ऑफ सोल अटैक स्काई थंडर डेमन के ऊपर जाकर टकराता है जो कि जॉन के ऊपर दहाड़ रहा था। और जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं थंडर डेमन उल्टा उड़ता हुआ जाता है। दूसरा किंग हावरान अपने माथे को टच करता है तो उसके माथे पे हल्का सा ब्लड का एक मार्क होता है। इसके बाद वो उड़ता हुआ तुरंत ही थंडर डेमन को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इधर किंग मूयर भी काफी मिस्टीरियस तरीके से अपनी कमर को लेफ्ट राइट मरोड़ते हुए भटकाते हुए अपने व्हाइट कलर में पाइथन जैसे लंबे चाबुक ऑब्वियसली इसका वेपन चाबुक है, चाबुक को चलाते हुए और वो येलो कलर के लाइटिंग डेमन की तरफ टूट पड़ती है। दूसरी तरफ जुआन भी अपने सामने एक डेमन की तरफ अटैक करता है और उसके हाथ में आ जाता है उसका हैवी जुआन रूलर। जिसके बाद जुआन अपने हैवी जुआन रूलर से सीधा ही उस डेमन के सिर पर अटैक करता है। जिसके बाद एक ही पल में ये 4 के चारों लाइटिंग डेमन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद किंग हावरान के हाथ की वो स्टिक स्प्लिट ब्लड स्टिक तुरंत ही उनकी बॉडी के अंदर गायब हो जाती है। किंग मूयर भी अपने चाबुक को अपने कमर पे लटका लेती है। दूसरी तरफ जॉन अपने हैवी जुआन रूलर को वापस रख लेता है और उसके बाद किंग हावरान और किंग मूयर को थैंक यू कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहता है। तभी किंग हावरान कहते हैं अरे बेवकूफ बच्चे, मेरी फैमिली में तुम्हें किसी को भी किसी भी चीज के लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही दूसरा ट्रेबुलेशन स्टार्ट होने वाला इसीलिए अलर्ट रहना चाहिए। तभी चारों ब्लड डेमन एक ही बार में मारे जाने के कारण आसमान में जो बादल होते हैं वो काफी ज्यादा नाराजगी से गरजने लगते हैं और थंडर लाइटिंग काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से क्लाउड्स के अंदर इकट्ठा होने लगती है। दूसरा जो कोई चुपचाप पीछे से जो यान को देख रही होती है वो देख ही सकती थी क्योंकि वो अपनी पावर के साथ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो डरी हुई होती है, लगभग चेहरा पीला पड़ गया होता है। तभी किंग हावरान उसके ऐसे फेस इंप्रेशन को देखते हुए तुरंत ही कहते हैं चिंता मत करो छोटी लड़की, जो यान ठीक हो जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पे जो कोई तुरंत ही अपना सही लाते और इसके बाद वो तीनों लोग लेकिन जॉन के इस अटैक को रोकते हुए देखकर उसके दिल में काफी ज्यादा प्राउड आ जाता है कि अपना वाला स्ट्रॉन्ग है। और लड़की तो लगभग उसके चेहरे पर एक अनजान सी स्माइल आ जाती है ऑटोमेटिकली। भाई ये काहे हंस रही है यार। हालांकि इस लाइटिंग के जॉन रूलर को सेकंड लाइटिंग अटैक पर कर देता है जिससे सीधा ही सेकंड लाइट अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरे लाइटिंग अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही वो लाइटिंग अटैक की पावर लाइट में बदलकर जॉन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। ये देखकर बादल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे एक वॉर्टेक्स क्रिएट हो गया हो और इस टाइम पे उसे वॉर्टेक्स के अंदर घूम रहा लाइटिंग बोल्ट पूरी तरीके से एक ड्रैगन की तरह बन जाता है और ऐसा लग रहा होता है ये ड्रैगन कई सालों से यहाँ पे फंसा हुआ हो जो कि काफी पावरफुल ऑरे को रिलीज कर रहा था। जिसके बाद हल्की सी येलोइश कलर की पावरफुल लाइटिंग गरजते हुए बाघ की तरह जो यान की तरफ दौड़ पड़ती है तो जो यान की आंखें काफी ज्यादा स्टेबल होती हैं। उसके बॉडी के अंदर की वो ओरिजिन कोई और उसे एक्टिवेट करता है और इतनी फास्ट लाइटिंग अटैक का सामना करते हुए जो यान बिना किसी डर के तुरंत ही आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर
और जॉन के हाथ से सक्शन फोर्स ओरिजन कोई की तरह जनरेट होते हुए ब्लैक होल की तरह लाइटिंग अटैक की तरफ बढ़ रहा होता है और एक 100 फीट आकार की येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक तुरंत ही येलो थंडर अटैक से जाकर टकरा जाते हैं। इस टाइम पे 3 पावरफुल अटैकों को एक साथ जनरेट करते हुए देखकर जो ये लाइटिंग अटैक होती है इसे पूरी तरीके से एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी जॉन रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं करता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ शो कर देता है, जिससे जॉन के आसपास की जगह पर तुरंत ही एक बार फिर से एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद जो यान की पूरी एक्यूपंक्चर पॉइंट से कैओस होली फ्लेम जनरेट होने लगती है और जॉन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। हालांकि जॉन के 3 अटैक येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और येलो स्प्रिंग फिंगर के साथ लाइटिंग अटैक की पावर बहुत ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन ये अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी ये देखकर किंग हावरान कहते हैं वास्तव में इस बच्चे के पास बहुत सारी तरकीबें हैं और ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लगता है हम सभी ने उसे काफी ज्यादा गलत समझा है। दूसरा किंग मुयर भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली जॉन को देख रही होती है और इस टाइम पे वो भी दिल ही दिल में जॉन की काफी तारीफ करती है और कहती है सच में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। लगता है मैंने इसे काफी कम करके मांका है। तभी किंग हावरान स्माइल करते हुए कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने गलत डिसीजन लिया, लेकिन मैंने नहीं। और ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर अचानक स्माइल आ जाती है और किंग हावरान भी जॉन द्वारा दिखाए गए अटैकों को देखकर दिल ही दिल में काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी किंग मुयर अपना सड़ा सा मुंह बनाते हुए किंग हावरान की तरफ देखती है और वापस से चियो यान को देखने लगती है। तभी वो देखते हैं कि येलो लाइटिंग डिस्ट्रॉय हो गई होती है और जॉन के अटैकों ने लाइटिंग को काफी ज्यादा नाराज कर दिया होता है। हालांकि बचा हुआ जो लाइटिंग अटैक था वो जैसे ही जोयान की बॉडी से जॉन के स्पिरिचुअल पावर के बैरियर से टकराता है तो कुछ ही टाइम के अंदर वो जॉन के स्पिरिचुअल पावर के बैरियर को क्रैक कर देता है और इसके बाद जो जैसे ही जॉन से टकराने वाला था कि तभी जोयान तुरंत ही कहता है फ्लेम डिवोरिंग सुनामी, लेकिन इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कर दिया गया है फ्लेम स्लिफ्टिंग रूलर। और ये प्रेजेंट टाइम पे जोयान की इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक थी फ्लेम स्लिफ्टिंग रूलर, लेकिन इसकी जो पावर है वो फ्लेम डिवोरिंग सुनामी की तरह है। और जॉन के प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो इस अटैक की पूरी पावर को यूज कर सकता था और जॉन की स्काई फायर और हैवी जॉन रूलर के साथ मिलकर इसकी पावर कई हजार गुना ज्यादा बढ़ गई होती है और आसमान में 1000 फीट ऊंची फ्लेम की लेयर दिखाई देती है जो लाइटिंग की माँ लाइटिंग का कीमा बना देती है, कीमा। और जैसे ही लाइटिंग अटैक डिस्ट्रॉय होता है तो ये नेचुरल प्योर एनर्जी में बदलकर जो यान की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और जॉन का पावरफुल ऑरा एक बार फिर से चारों तरफ फैलता है और ये होता है 3 स्टार डाउडी, जिसके बाद आसमान में गरज रहे बादल भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जो यान धीरे धीरे जमीन में आता है। यह देखकर किंग हावरान हंसते हुए जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं लिटिल ब्रदर तो सच में काफी ज्यादा जीनियस है।